नर जनन तंत्र कक्षा 12th का चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नर जनन तंत्र क्या होता है, इसका वर्णन रखेंगे अपन। और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें भी इम्पोर्टेंट होता है। नर जनन तंत्र जो होता है पुरुषों में श्रोणी क्षेत्र में उपस्थित होता है। और अगर इसके भाग की बात करें तो इसमें एक जोड़ी वृषण होता है, जनन नलिका होती है, जनन नलिका है, सहायक नलिका। इसमें भी अधिवृषण पढ़ना आपको, वृषण नलिका पढ़नी है, शुक्रवाहिका पढ़नी है। मतलब जनन नलिका भी 3 प्रकार की है, जनन ग्रंथियाँ भी 3 प्रकार की होती है, शुक्राशय, पुरुष यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पल ग्रंथि। और बाह्य जनन इंद्रिय यानी कि इसके बाह्य पार्टी पढ़ना है, एक्सटर्नल ऑर्गन भी पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे नर जनन तंत्र। ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल नर जनन तंत्र है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं मैं ओरली आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद वन बाय वन अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि ये शिश्न वाला भाग दिख रहा है, इसके बाद नली एक नली निकली होती है जिसको मूत्र मार के जिससे वीर्य बाहर निकलता है, ठीक है। मूत्र बाहर निकलता है, एक ही नली होती है दोनों के चीज़ों के लिए। उसके बाद ये जो दोनों शेप में दिख रहे हैं आपको, गोल गोल अंडाकार आकार में जो दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे वृषण। और यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो उसके ऊपर एक नली लिपटी होती है, ठीक है। इसके पश्चिम पर नली लिपटी होती है जिसको अधिवेशन बोलेंगे। और यहाँ से एक नली निकली होती है जो यहाँ पे शुक्राशय पे जाकर खोल रही है, तो उसको शुक्रवाहिनी बोलेंगे। उसके बाद में आपको ये गोल गोल दिख रहा होगा, इसको कॉर्पर से ग्रंथि बोलते हैं, जो चिकनाहट युक्त पदार्थ रिलीज करती है, और इससे पुरुष ग्रंथि बोलते हैं। और उसके बाद में ऊपर जो दिख रही है आपको, इसको शुक्राशय ग्रंथि बोलेंगे, ये लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। फ्रक्टोज का निर्माण करती है, ऊर्जा मिलती है स्पर्म को। और ये जो भाग दिख रहा है आपको मूत्राशय है, और ये जो नलियाँ दिख रही है मूत्र नलिका है, ठीक है। अब देखेंगे अपन वृषण। सबसे पहले नंबर का पार्ट देखेंगे अपन वृषण। जो दिख रहा है आपको, ये टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं। वृषण जो होते हैं पुरुषों का प्राथमिक लैंगिक अंग है। उसका मतलब इसकी संख्या जो होती है एक जोड़ी होती है। कितनी संख्या होती है इसकी? एक जोड़ी होती है, लेकिन संख्या इनकी 2 होती है ना। आकार जो होता है अंडाकार होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई की बात करेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण एक सघन आवरण से घिरा होता है जिसकी 3 परतें होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एंजियोग्निया और ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं वृषण थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ अंदर से कि वृषण जो की शेप ऐसी होती है, अंडाकार होती है, ठीक है। इसकी साइज वगैरह मैंने आपको बता दी। इसके अंदर जो जालिका देखोगे आपको 200 से 250 वृषण जालिका होती है, पालिया होती है, एक ही बात है। उसके बाद में 1 से 3 अति कुंडलिक नलिका होती है, ठीक है। उसके बाद में शुक्र जनन नलिका इनके अंदर होती है। शुक्र जनन नलिका का जो बाहरी भाग होता है जिसको अंतरालीय अवकाश कहते हैं, जिसके अंदर लीडिंग कोशिका होती है जिससे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। और जो भीतरी भाग होता है, मतलब बाहरी भाग तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें अंतरालीय अवकाश होते हैं, लीडिंग सेल्स होती है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। लेकिन शुक्र जनन नलिका जो होती है उसके भीतरी भाग में 2 प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने वृषण देखा, उसमें 200-250 वृषण जालियाँ देखी। फिर उसके बाद 1 से 3 अति कुंडलित नलिका उनके अंदर भरी हुई होती है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि इनके अंदर शुक्र जनन नलिका होती है। भीतरी भाग में 2 कोशिका होती है, जन्म कोशिका, एक सर्टोली कोशिका। जन्म कोशिका से नरजनन कोशिका भी कहते हैं इसको जन्म कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। ये शुक्राणु का निर्माण करेगी और ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी, ठीक है। जन्म कोशिका क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका जो होती है शुक्राणु का पोषण प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक वृषण में 200 से 250 वृषण पालिका होती है। वृषण पालिका बोल दो, वृषण जालिका बोल दो, एक ही बात है। उनके अंदर 1 से 3 अति कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद में प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 अति कुंडलित नलिका होती है जिससे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका के भीतर भाग में 2 प्रकार की कोशिका होती है, नरजनन कोशिका, सर्टोली कोशिका। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब पढ़ लेना, देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं अपन। ये वही चीज़ आ गई, नरजनन कोशिका जिससे शुक्राणु का निर्माण होगा, सर्टोली कोशिका तो शुक्राणु को पोषण प्रदान कर रही है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे ये अंतरालीय अवकाश भी बता दिया मैंने आपको। वृषण के कार्य देखेंगे अपन, तो शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। पुरुषों में वृषण जो होता है 13 से 14 वर्ष की उम्र में सक्रिय होते हैं, जैसे परिपक्वन अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब वृषण को अपन ने पढ़ लिया, लेकिन आप जिस वृषण जिसमें होते हैं उसको वृषण थैली बोला जाता है, वृषण कोश बोला जाता है, स्क्रोटम सेक इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में वृषण थैली पढ़ रहे हैं अपन, तो वृषण थैली में जो शरीर, वृषण थैली का काम क्या होता है, तो
टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब ताप नियमन का काम होता है। शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये जो स्पर्म का निर्माण होता है इसको 2 से 3 डिग्री कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए वृषण जो होते हैं, वृषण कोश यानी वृषण थैली में होते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वृषण थैली के अंदर केमास्टर और डास्टर मांसपेशी होती हैं, जिसमें संकुचन शीतलन होता रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है वृषण जो होते हैं वृषण कोश के अंदर होते हैं और अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणु फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 की चाहिए अपने को। वृषण थैली में तापमान होता है, इसलिए इसमें वृषण जो होते हैं वृषण कोश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डिटेल में वही लिखा हुआ है जो मैंने भी बोला है, अब देख लेना, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। वृषण थैली वृषण से वृषण नाल के द्वारा जुड़ी होती है। वृषण नाल उदरगुहा से जुड़ती है। वृषण थैली वृषण नाल उदरगुहा पढ़ लेना, इसको सिंपल है तो देखते हैं अपन। वृषण थैली का मुख्य कार्य वृषण का तापमान नियत करना होता है, ताकि शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो सके। शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान चाहिए, ये बात मैंने आपको बोल के बता दिया है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख लेना एक बार। वृषण कोश में ताप का ही टेम्परेचर रिसेप्टर होता है, जो ये भी बता दिया मैंने आपको। केमास्टर और डास्टर नाम की वो मांसपेशियाँ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक बार डायग्राम देख लो आप। ये जो आपका डायग्राम दिखता है ये बिल्कुल इसका है वृषण का, टेस्टिस का। इसके अंदर वही 200-250 वृषण जालिका, जिसके अंदर 1 से 3 आंतरिक कुंडली नलिका होती है। ये इसका अंदर के जो भाग होता है उसमें 2 प्रकार की, और बाहरी भाग में भी अंतराली अवकाश कहलाता है। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने, आगे बढ़ेंगे अपन। देखेंगे अपन नर जनन ग्रंथियाँ। ठीक है, तीसरा पार्ट देखेंगे हम नर जनन ग्रंथियाँ, मतलब ना कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो ग्रंथियाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको दिख जाएगी डायग्राम में, एक बार बता देता हूँ। काउपर ग्रंथि दिख रही है आपको, उसके बाद में इसके ऊपर पौरुष ग्रंथि होती है, और उसके ऊपर होती है शुक्राशय, मतलब 3 प्रकार की जनन ग्रंथियाँ होती हैं। अब इन जनन ग्रंथियों के मैं कार्य बता देता हूँ आपको। जैसे शुक्राशय है तो एक जोड़ी इनकी संख्या होती है 60 से 70% फ्रक्टोज का सेक्रेशन करती है, मतलब जो द्रव निकलता है ना, लिक्विड पार्ट वाला सफ़ेद पार्ट, वो 60 से 70 फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। पौरुष ग्रंथि जो होती है ये 1 की संख्या में होती है पौरुष ग्रंथि। उसके बाद में 20 से 30% सेक्रेशन करती है किसका, साइट्रिक एसिड का। और बल्बो यूरिथ्रल में एक जोड़ी होती है, और ये लुब्रिकेंट्स का निर्माण करती है, और ये स्त्रावन करती है सेक्रेशन है। समझ के आप पढ़ लेना इसको भी। जो आपका जो वीर्य होता है उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, साइट्रिक एसिड होता है, लुब्रिकेंट्स एंड स्नेक पदार्थ होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, अगर इसके pH की बात करेंगे तो 7.2 से लेकर 7.4 होता है। ठीक, सिंपल है अभी। उसके बाद अपन देखेंगे 3 ग्रंथियाँ जो बताई मैंने आपको, ये नाम लिखे हुए हैं इनके। बाकी शुक्राशय पढ़ेंगे अपन, शुक्राशय क्या होती है। शुक्राशय में देखेंगे अपन को शुक्राशय की संख्या 1 जोड़ी होती है, यानी कि 2 होती है। थैलीनुमा संरचना होती है, और श्रेणी भाग में मूत्राशय ब्लैडर के निकट होती है। शुक्राशय की नलिका शुक्रवाहिकाओं के साथ मिलकर स्खलन क्रिया बनाती है। शुक्राशय क्षारीय द्रव एल्कलाइन उत्पन्न करता है, मतलब वीर्य का 60 से 70% भाग इसका निर्माण होता है। तो डायरेक्ट लिखना कि शुक्राशय जो होता है 60 से 70% भाग का बना होता है, मतलब इसका निर्माण करता है। उसके बाद अपन देखेंगे पौरुष ग्रंथि, ये एकल ग्रंथि होती है, सिंगल ग्लैंड होती है, मतलब दो, ये बाकी जो 2 ग्लैंड है इनकी संख्या 2 होती है, लेकिन इसकी सिंगल होती है। ठीक, इसमें साइट्रिक एसिड, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, एंजाइम सभी बनते हैं। बल्बो यूरिथ्रल की संख्या भी 1 जोड़ी होती है, मटर के आकार की होती है, मूत्रमार्ग के दोनों ओर होती है। ये भी क्षारीय द्रव को स्रावित करती है, यूरेथ्रा के मूत्र में अम्लता को कम करती है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे इसमें तीनों जनन ग्रंथियों में सम्मिलित स्त्रावन को सेमिनल प्लाज्मा कहता है। फ्रक्टोज, साइट्रिक एसिड, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो अपना सेमन होता है वीर्य होता है, इसमें सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे वीर्य जो होता है उसमें सेमिनल प्लाज्मा होता है, शुक्राणु होता है। ठीक है, वीर्य का स्खलन शिश्न द्वारा होता है। वीर्य का जो pH होता है हल्का क्षारीय होता है, 7.3 से 7.50। एक बार स्खलित वीर्य में 200 से 300 मिलियन, यानी कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। ठीक है, जनन क्षमता देखेंगे अपन। जनन क्षमता के लिए 60% शुक्राणु का आकार सामान्य होना चाहिए, तथा इन 60% में 40% शुक्राणु गतिशील होना चाहिए। ये तो ठीक है, और कुछ पार्ट बचे हुए हैं कि ये बचे हुए बाह्य जनन इंद्रिय। बाह्य जनन इंद्रिय में देखेंगे अपन तो इसमें एक तो शिश्न आता है, जो उत्तेजक उत्तर होता है, खुला हुआ सिर शिश्न मूल कहलाता है, छिद्र होता है यूरेथ्रस कहलाता है। पुरुषों का मूत्र मार्ग तथा वीर्य स्खलन मार्ग एक ही होता है, मतलब मूत्र को
का भी एरिया वही होता है, मतलब मूत्र मार्ग करने के लिए एक ही नली होती है, विवेक के लिए भी एक ही नली होती है, ठीक है। विसर्जन को सुगम बनाने के लिए शिश्न के 3 उत्तेजक ऊतक होते हैं, 2 कार्पोरा और 1 कार्पस, ठीक है। ये अपना नवजनन तंत्र खत्म हो गया। इसमें सिंपल भाग है, आप देख लेना एक बार तो पढ़ लेना अच्छे से। थैंक यू।